आवेश बेटा इसमें मानेंगे कितना, आवेश लेंगे बेटा Q, ठीक है, आवेश लेंगे Q। देखिएगा तार की L लंबाई, तार की L लंबाई स्मॉल l, लिखिएगा तार की L लंबाई पर उपलब्ध आवेश Q इज इक्वल टू लैम्डा L। क्या लिखेंगे बेटा आवेश का, Q इज इक्वल टू लैम्डा L। लिखेंगे बेटा Q इज इक्वल टू लैम्डा L, ठीक है, लिख लीजिएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा L। कॉमा देके नीचे वाली लाइन से या तो लिख लीजिए जहां ये लैम्डा क्या है, ये लिख लीजिए जहां लैम्डा तार का रेखीय आवेश घनत्व है, तार का रेखीय आवेश घनत्व है बेटा, लैम्डा यहाँ पे क्या है, तार का रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है, तार का रेखीय आवेश घनत्व है। अतः Q आवेश के लिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने पर सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेटा हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस पर्टिकुलर केस के लिए बेटा हम लोगों ने लिखा Q इज इक्वल टू लैम्डा L, तो यहाँ पे बेटा जब हम लोग Q के जगह पे क्या करेंगे, लैम्डा L पुट कर देंगे, तो फाई इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लिख लेते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है बेटा क्या, वैद्युत फ्लक्स या कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस के प्रमेय से। ठीक है, एक टर्म और लिख लीजिएगा, जब आप लिखते हैं फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, एरिया वेक्टर DA करके लिखते हैं, वहां पे cos थीटा का टर्म लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, परपेंडिकुलरली वर्क कर रहे हैं, एक सीधे जा रहा है, दूसरा जो चार जा रहा है वो इस तरह से, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, और वहां से निकल के आया 1 और 3 के बीच में 0, ठीक है, कहेंगे वैद्युत फ्लक्स का मान जो है वो 1 और 3 पर 0 होगा, यानी जो तार, अगर ये मान लीजिए एक तार है, इसको आपने एक तार मान लिया, तो अगर ये सर्किल, ये मान लीजिए सर्किल टाइप का तार है, तो इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शनल वाले सरफेस पे बेटा कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि एट सरफेस क्या लिख लीजिए, अच्छा, यदि तार को बेलन की सतह के स्वरूप में देखें तो सतह 1 और 3 से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान
निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है या शून्य होगा, शून्य होगा। यानी कि दोनों सतहों पे ये तार आप देख रहे हैं, अगर इसको 1 माने, इसको 2 माने, ये पूरी लेंथ, और इसको 3 माने, तो कह रहा 1 और 3 वाले पे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई का मान शून्य हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हैं फाई 1 and 3 इज इक्वल टू EDA cos 90, cos 90 इज इक्वल टू 0, देन फाई 1E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाई 1 और 3 सेम होगा, ये वाली सतह और ये वाली सतह, ठीक है ना, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, तो पहले ये हो जाएगा EDA cos 90 डिग्री का कोण बनेगा। cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। वहां से आया फाई 1 and 3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म 0 हुआ, 0 का मल्टीप्लिकेशन हुआ एडीए में और वो भी 0 हो गया, ठीक है। और यहां से निकल के ये आया कि जो तार होता है उसकी जो क्रॉस सेक्शनल ये लंबाई हो गई, और उसके किनारों से जब ऐसे करके देखेंगे आप, तो जो उसका ये क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा किनारों वाला, वो जो क्रॉस सेक्शन वाला सरफेस होगा उस पे वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शून्य हो गया। अब हम निकालेंगे फाई 2 पर क्या मान रखा, तो निकाल लीजिएगा कि फाई 2 के लिए, या ऐसे लिख लीजिए सीधे, जो फाई 2 के लिए होगा वही समस्त के लिए होगा, सारे पूरे होल के लिए भी वही होगा। तो सीधे लिख लीजिएगा नीचे वाली लाइन से कि संपूर्ण सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा क्या, EDA होल इंटीग्रेशन ऑफ EDA, ठीक है। वहां से निकल के आएगा, इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन किस पे होगा, तो कहेंगे कि 2 पाई RL। क्यों 2 पाई RL, क्योंकि इसका जो देखिए ये है तार, ठीक है, तार की लंबाई बेटा कितनी है, L है, ठीक। पूरे तार पे जो है वो पूरे तार में से पास होके जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्यों 2 पाई RL ले रहे हैं, एक बार समझ लीजिएगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में मेंसुरेशन, एक चैप्टर ज्यामिति, क्या कहते हैं उसको, मेंसुरेशन, मतलब हिंदी हमको नहीं उसका पता क्या है, मेंसुरेशन का एक चैप्टर पढ़े होंगे। उस मेंसुरेशन के चैप्टर में बेटा आपने पढ़ा होगा बेलन, ठीक है, सिलेंडर, और उसके लिए आपने पढ़ा होगा कि उसका जो आयतन निकालते थे आप, वो जो टर्म आप वहां पे निकालते थे, और उसके बाद आप उसका निकालते थे सरफेस एरिया। आयतन बेटा आप पढ़ते थे पाई आर स्क्वायर एच होता है, जबकि होल सरफेस एरिया क्या होता था, जो उसकी लेंथ में आता था, तो कहते थे 2 पाई आर एल। तो वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 पाई आर एच होता था। तो यहाँ पे क्यों होता था, क्योंकि ऐसे जैसे घुमाएंगे, ये हो गया क्या 2 पाई आर, ठीक, और यहाँ से लगाए यहाँ तक लेंथ है एल। तो तार की जब लंबाई एल होगी तो उस कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा बेटा वो हो जाएगा क्या, 0 से लगाए 2 पाई आर एल तक वर्क करेगा, ठीक है। तो उसी को नोट करेंगे, लिखेंगे संपूर्ण सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान, नीचे लिखिएगा जो यहाँ पे लिख रहे हैं, फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू E0 to 2 pi R L BA, और यहाँ से निकल क्या आएगा, E इक्वल टू 5 B जो हो गया A 0 to 2 pi R L हो जाएगा 2 pi R L minus
0, then phi is equal to E into 2 pi r L. Okay, into plus sign. ठीक, और यहीं पे लिखिएगा। ये लिखने के बाद लिखेंगे जहां 2 पाई आर एल संपूर्ण वक्र सतह का क्षेत्रफल है। 2 पाई आर एल क्या है? संपूर्ण सतह का अब देखिएगा, एक जगह तो आपने लिखा phi is equal to E into 2 pi RL और एक जगह आपने लिखा है phi is equal to lambda L by epsilon naught। बेटा अगर ये भी phi के इक्वल है और यह भी phi के इक्वल है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा? होगा। लिख देते हैं अगर है तो क्या आएगा? E into 2 pi R L is equal to lambda L upon epsilon naught. Then E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught. ठीक है, L से कैंसिल होगा और lambda by R। नोट कर लीजिएगा, ये क्या हो गया? तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा जब अनंत लंबाई के किसी तार में से क्या हो रहा होगा, एक सीधे तार में से जो कि आवेशित है उसमें से वैद्युत क्षेत्र जो है वह पास कर रही हो तो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यही उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। एक चीज में और देख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है, लेकिन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता। थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं अंश और हर दोनों में। तो 2 से गुणा किए अंश और हर दोनों में मान समान रहेगा, मान में कोई भी परिवर्तन बेटा नहीं होगा। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो गया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2 लैम्डा बाई r। ठीक है, नोट हो गया ना? दूसरा टर्म लिखिएगा, आवेशित, ये पहला एप्लीकेशन था आपका। दूसरा एप्लीकेशन लिखिएगा बेटा, आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न, आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, कभी इसका डेरिवेशन खूब पूछा करता था। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव होगा इसलिए डेरिवेशन तो नहीं पूछ पाएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, और इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बना के मैं आपको दूंगा भी। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे उतना ही पढ़िएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। एकदम निष्फिक्र रहिए, आपको ऑब्जेक्टिव पर्याप्त मात्रा में देने जा रहे हैं, देंगे एग्जाम के पहले। कायदे से उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम उसमें से 40-50 नंबर का फंसेगा, 50 नंबर के 40-45 नंबर फंस जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज बना के, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए थे, ठीक है, और उसमें से आया भी था कई क्वेश्चन, इसी तरह से इस बार आपको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं चैप्टर वाइज। वो एक एक चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। एक एक चैप्टर में 40-40 क्वेश्चन, 40, 30, 40, 50 जो भी बन पाएगा उतने क्वेश्चंस रहेंगे।
आपको कुछ नहीं करना है, कम से कम उतने क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, थोड़ी मेहनत आपको बस यही करनी कि उनको तैयार करना पड़ेगा। आप एक लिखिएगा दूसरा टर्म, आवेशित गोलीय खोल द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक डायग्राम बनाइए और तुरंत इसका लिखिए। ये एक डायग्राम जल्दी से बनाइएगा आप लोग। बना लिए होंगे, लिखिएगा। कैपिटल आर त्रिज्या वाले, कैपिटल आर त्रिज्या वाला का, यहाँ लिखिएगा कैपिटल आर त्रिज्या का एक पतला कोरी, एक पतला, कैपिटल आर त्रिज्या का एक पतला गोलीय खोल मानिए, माना खोल की सतह पर, जैसे फुटबॉल होता है ना, वही वाली कंडीशन है। खोल की सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। हमारा उद्देश्य गोलीय खोल के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पे तीन स्थितियां बनेंगी। तो लिखिएगा स्थिति एक, स्थिति एक,
स्थिति ए, जब बिंदु P गोल के बाहर स्थित, जब बिंदु P गोल के बाहर स्थित, यानी ये जो गोल है इससे बाहर ये बिंदु P स्थित है, यानी ये पहली वाली कंडीशन स्थित है, यानी r इज स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पे आपको दिख रहा हो स्मॉल r इतना बड़ा है और कैपिटल R छोटा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे इसकी तीव्रता लिखेंगे क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछता। फाई इज इक्वल टू होता है बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहीं से हम इसको लिखते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर h। जो गोला होता है, खोखला गोला होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है बाहरी क्षेत्र का वह होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जैसे वहां पे हुआ था तार वाले केस में 2 पाई r l आया था, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये गोला है और खोखला है, ठीक है। तो हो जाएगा e इंटू पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नोट कर लेते हैं, phi is equal to e into 4 pi r square is equal to q upon epsilon। नोट करिएगा ये phi e is equal to 1 upon 4 pi epsilon नॉट हो जाएगा और r स्क्वायर करेंगे q by r स्क्वायर, q upon r स्क्वायर। ये पहले से। दूसरा लिखिएगा सेकंड, सेकंड क्या है, जब बिंदु P गोलीय गोल की सतह पर स्थित हो, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये बिल्कुल इसकी वाले लाइन के जस्ट ऊपर आ जाए और बी पॉइंट भी वहीं, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R की कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। जैसे ये कंडीशन होगी क्या हो जाएगा, सेम यही से उठाते हैं, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R और e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R, क्योंकि दोनों इक्वल है, कैपिटल R स्क्वायर। ये बेटा जो इंटेंसिटी की कंडीशन होगी ये मैक्सिमम हो जाएगी, E मैक्स कहेंगे इसको, ठीक है ना, अधिकतम तीव्रता हो जाएगी। एक चीज और, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये जो होगा ये होता है सिग्मा के बराबर, और सिग्मा यहाँ पे क्या है, सिग्मा के बराबर होगा, सिग्मा यहाँ पे है सतह आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, ठीक है, सतह आवेश घनत्व। तीसरी स्थिति, जब क्या हो जाए सतह के अंदर हो जाए, यानी इस वाले छोटे वाले गोले के अंदर ये बड़ा वाला गोला आ जाए, पॉइंट P अंदर हो जाएगा, तब क्या होगा, पॉइंट P अंदर होने पर
Q is equal to ये phi is equal to Q का epsilon नॉट होता है। Q का मान शून्य हो जाएगा, Q is equal to शून्य हो जाएगा और वहां से phi is equal to 0 हो जाएगा और वहां से जब phi 0 हो जाएगा तो वहां से P की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कहेंगे E is equal to 0 हो जाएगा और E is equal to 0 होने का मतलब आवेशित गोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तीसरे वाले कंडीशन लिखेंगे आवेशित गोल के अंदर यानी गोल के अंदर क्या होगा, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। गोल पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है और कितना होता है, तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है और गोल से बाहर जाने पर जितनी भी दूरी पे जाएंगे उस वाली दूरी को ले लेंगे और हो जाएगा E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अटेंडेंस लेके हमको भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी एक काम और, कुछ टर्म्स इसमें और हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा सभी लोग। 5